माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट डायरिया के बारे में। एक्यूट डायरिया का मतलब ये है कि अगर आपको डायरिया जो है वो लेस देन 2 वीक्स के टाइम ड्यूरेशन के लिए है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्यूट डायरिया है। डायरिया का मतलब ये है कि अगर 3 से ज़्यादा लूज स्टूल्स आप पर डे पास कर रहे हैं या फिर अगर आप जो है 300 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा स्टूल पास कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको डायरिया है। अब इसके कॉजेज़ हैं, मोस्टली इन्फेक्शियस कॉजेज़ जो हैं इसके लिए हैं कि जो एक्यूट डायरिया कराते हैं। इसमें इन्फ्लेमेटरी यानी जो कि इंटेस्टाइन को इन्वेड करते हैं और नॉन इन्फ्लेमेटरी जो कि इंटेस्टाइन को इन्वेड नहीं करते हैं। तो जो इन्फ्लेमेटरी हैं जो कि इंटेस्टाइन को इन्वेड करते हैं उनमें साइटोमेगेलो वायरस है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में मोस्टली डायरिया कराता है और एड्स के साथ इसकी एसोसिएशन है। इसके अलावा अमीबा है जो कि अमीबियासिस कराता है। इसके अलावा जो ईकोलाई O157H7 है, ईकोलाई O157H7 जो कि शाइगेला टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ईकोलाई O157H7। इसके अलावा साल्मोनेला, यर्सीनिया, तो इस तरह के बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी डायरिया करा सकते हैं। अगर हम नॉन इन्फ्लेमेटरी की बात करें तो उसमें जो वायरसेस हैं, नोरो वायरस मोस्ट कॉमन है, फिर रोटा वायरस बच्चों में मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा जार्डियासिस, क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस और बैक्टीरिया में स्टेफ ऑरियस की टॉक्सिन। इसके अलावा बेसिलस सीरियस की टॉक्सिन, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेस और इसके अलावा विब्रियो कॉलरा। तो ये सारे नॉन इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस डायरिया करवाते हैं यानी इंटेस्टाइन को इन्वेड नहीं करते हैं। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी में डिफरेंसेस क्या हैं, तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी जो होता है वो उसके अंदर ब्लड होता है यानी ब्लड कंटेनिंग इन्फ्लेमेटरी डायरिया होता है, जबकि उसके अंदर पस भी हो सकती है और उसके साथ पेशेंट को समटाइम्स हाई ग्रेड फीवर और टेकीकार्डिक भी होता है जो कि सेप्सिस की एक साइन भी हो सकती है। और इसमें जो डायरिया की अमाउंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती यानी डायरिया ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता और लार्ज बाउल को मोस्टली इन्वॉल्व करता है, इसलिए जो है जो आपके जो स्टूल कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते यानी बहुत वॉल्यूमिनस नहीं होता। जबकि अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी की बात करें तो उसमें वाटरी डायरिया होता है, लार्ज अमाउंट में होता है यानी वॉल्यूमिनस होता है, लेकिन इसके अंदर पस नहीं होती, लेकिन इसके अंदर पेशेंट को डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है, उससे कोई मेडिकेशंस वगैरह की हिस्ट्री ले लेनी है कि कहीं मेडिकेशंस तो नहीं कर रही है उसको डायरिया। फिर एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री ले लेनी है क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के साथ इसकी एसोसिएशन है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। फिर अदर फैमिली मेम्बर्स को अगर है तो स्टेफ ऑरियस वगैरह के साथ हो सकती है क्योंकि फूड पॉइजनिंग का ये एक मेन एजेंट है। इसके अलावा स्पाज्म पड़ रहे हैं तो वो अमीबियासिस में भी हो सकते हैं और इन्वेसिव डायरिया में मोस्टली होते हैं। इसके अलावा ब्लड पास वाटरी है या फिर ब्लडी है, ड्यूरेशन के कितने अरसे के लिए है, क्रोनिक तो नहीं हो गया क्योंकि क्रोनिक के मोस्टली काजेज जो हैं वो नॉन इन्फेक्शियस हैं एक्सेप्ट सी डिफिसाइल। फिर वॉमिटिंग की एसोसिएशन है या नहीं है, और फूड को अगर बाहर से खाना वगैरह खाया है तो उसके साथ कोई एसोसिएशन तो नहीं है। फिर अगर हम बात करें लेब्स की तो आपने CBC करवाना है ताकि आपको पता चल सके बॉडी में इन्फेक्शन का। स्टूल आरी करवा लेना है ताकि अगर कोई फॉर एग्जांपल जार्डियासिस उसके सिस्ट आपको मिल जाएंगे और इसके ऊपर आपको पस सेल्स वगैरह मिल जाएंगे तो आपको पता चल सकता है कि कौन सा इन्फ्लेमेटरी है या फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया है। फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं क्योंकि इसमें हाइपोकेलीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डायरिया में। CRP आपको इन्फेक्टिव काज के बारे में बताएगा और आपने कल्चर कर लेना है, स्पेशली अगर जो है आप साल्मोनेला या फिर इस तरह के एजेंट्स को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर क्लोनोस्कोपी अगर आप जो है आपका सस्पिशन हाई है फॉर IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ तो आपने क्लोनोस्कोपी तब करानी है। ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है। अब रिहाइड्रेशन के लिए आप ORS भी दे सकते हो, ख़ुद घर में भी बना सकते हो और IV फ्लूइड्स भी दे सकते हो। डाइटरी एडवाइस ये देनी है आपने कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो या फिर ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें कैफ़ीन हो और हाई फाइबर डाइट, तो ऐसी चीज़ें आपने डायरिया में कोशिश करें अवॉइड करें और टी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। और एंटी डायरियल जो हैं अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया और सेप्सिस के साइंस नहीं है तो फिर आप जो है लोपेरामाइड टेम्पररीली यूज़ कर सकते हो फॉर इरिटेटिंग हाई वॉल्यूमिनस डायरिया।
लेकिन अगर साइंस सेप्सिस के हैं तो फिर आपने यूज़ नहीं करना, इन केस ऑफ सेप्सिस आपने यूज़ नहीं करना। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स आप जो है एम्पेरिकली मोस्टली जो होते हैं, ये जो डायरिया होते हैं ये सेटल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने एम्पेरिकली एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, अगर फीवर वगैरह है और ब्लड वगैरह आ रहा है डायरिया में, तो अगर आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हो या फिर लीवोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हो फॉर 3 डेज़, या फिर एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हो। एजिथ्रोमाइसिन आप 1 ग्राम की अगर टेबलेट देते हो, 1 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम की 2 टेबलेट्स मिला के देते हो तो ये 1 डे के लिए। और अगर एजिथ्रोमाइसिन अगर आप जो है 250 मिलीग्राम की 2 टेबलेट्स दे रहे हो सुबह शाम, तो फिर आपने 3 डेज़ का कोर्स कंप्लीट करना है। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए आपने ट्रीटमेंट लाजमी करना है वो उनमें आ जाता है शाइगेला, अमीबा, साल्मोनेला। तो इन ऑर्गेनिजम्स के लिए आपने लाजमी ट्रीट करना है।